ताजे हाओ नीमन हाओ तमाम स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, लिसनर्स को मेरी तरफ से सलाम। आज की ये शॉर्ट वीडियो इंतहाई अहम उन लोगों के लिए जिनका चाइना में कोई कारोबार है, चाइना से कुछ शॉपिंग करते हैं या बैंक ऑफ चाइना, ICBC, एग्रीकल्चर बैंक या किसी दूसरे बैंक में उनका कोई अकाउंट है। क्योंकि रिसेंट डेज़ में हमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करना पड़ रही हैं जो कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका वीचैट, अलीपे या इस किस्म के कोई डिफरेंट अकाउंट्स मौजूद हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको दूसरे दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये इंतहाई अहम टॉपिक है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि एक दिन आप अपने बैंक अकाउंट से, चाइनीज़ बैंक अकाउंट से कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करने लगते हैं। सब कुछ ठीक चलता है, ऑनलाइन बैंकिंग ठीक चल रही होती है, लेकिन जिस वक्त आप अपना पासवर्ड डालते हैं, जब आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र कंफर्मेशन आनी होती है, उस स्टेज पे आपके पास फेलियर का मैसेज आ जाता है। अब क्योंकि वो चाइनीज़ में तहरीर होता है, इसलिए हमें अक्सर समझ नहीं आती कि एरर क्या आ रहा है। एक क्रॉस सा बना होता है, अगर ICBC यूज़ करें तो एक एलिफेंट की शेप आती है, उसके साथ एक क्रॉस का निशान आता है। अब होता ये है कि हम लोग 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट करते हैं और अल्टीमेटली हम समझ जाते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है। जी, ये एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त स्पेशली फॉरेनर्स फेस कर रहे हैं कि चाइना में जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज किए जा रहे हैं। दूसरी सूरत क्या होती है कि आप वीचैट से, अलीपे से या किसी और ऐसे ऑनलाइन पोर्टल से आप पेमेंट ट्रांसफ़र करने लगते हैं, होंगपाओ भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन का मैसेज आ जाता है। अब फौरी तौर पे जो सोल्यूशन होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें। सपोज़ मैं चाइना में मौजूद नहीं इस वक्त, मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ। मैं कॉल मिलाता हूँ और हेल्पलाइन से बात करता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हम अहले ज़ुबान नहीं, हम लोग उनसे उस तरीके से बात नहीं कर सकते। टेक्निकल टर्म्स पे हम लोग उनको नहीं समझा सकते कि हमें प्रॉब्लम क्या है। हमें जितनी टूटी फूटी चाइनीज़ आती है, हम उस चाइनीज़ में उनसे बात करते हैं और उनको बताते हैं कि जी हमारा इस तरीके से अकाउंट जो है वो फ्रीज हुआ है, उससे पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अब सबसे पहला जो इशू हमारे सामने आता है वो ये आता है कि वो आपसे कहते हैं कि जी आपका ये जो सेल नंबर है ये रजिस्टर्ड नहीं है। जिस फ़ोन से आप बात कर रहे हैं दैट शुड बी रजिस्टर्ड इन द बैंक। अब मोस्टली हम लोगों ने अपना जो चाइना का मोबाइल नंबर होता है उसको बैंक में रजिस्टर करवाया होता है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि मोस्टली जो दोस्त चाइना में काम करते हैं उनकी ज़रूरत होती है कि वो चाइना में जाकर एक अकाउंट अपना किसी न किसी बैंक में खोलें, क्योंकि आपने वीचैट से पैसे ट्रांसफ़र करने, कहीं खाना खाया दोस्तों के साथ आपने पे करना है, तो वहाँ वो बार कोड को स्कैन करके पेमेंट करना एक बड़ा कॉमन एक वहाँ का प्रोसीजर है पेमेंट करने का। अब ऐसी सूरत हाल में जब आप पाकिस्तान आ चुके हैं या किसी दूसरे मुल्क में हैं और आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है, अगर वो सिम मौजूद भी है तो वो सिम ऑफ है, तो ऐसी सूरत में बैंक आपकी बात नहीं सुनेगा, कभी भी आपको अकोमोडेट नहीं करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी सूरत ये है कि आप चाइना में मौजूद हैं और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप नियरेस्ट ब्रांच में जाइए और वहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, अपनी वेरिफिकेशन करवाएं वहाँ। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी भी राह चलती ब्रांच में जाकर अगर आप उनको ये समझाने की कोशिश करें तो वो आपसे डरते हैं फॉरेनर्स से। तो छोटी ब्रांच ख़ास तौर पे वो वैसे अकोमोडेट नहीं करती, आपको किसी बड़ी ब्रांच में जाना पड़ता है। उसके बाद जी अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में मौजूद नहीं हैं, हम इस वक्त चाइना से बाहर हैं। तब इस मसले को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, सबसे पहले हम रीज़न डिस्कस करते हैं। तो
चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉसिबल रीज़न, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी। सबसे बड़ी और बेसिक वजह जो इस प्रॉब्लम में वजह बनती है वो ये है कि आपका पासपोर्ट, जब आपने अकाउंट खोला है और आपने जो पासपोर्ट वहाँ प्रेजेंट किया था उसकी एक्सपायरी डेट या तो करीब है या वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। आपने रूटीन में अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लिया हुआ है, लेकिन आप भूल गए कि जब आप चाइना जाएं तो वहाँ जाकर उनको ये अपडेट करें कि मेरा अब जो नया पासपोर्ट है उसका नंबर ये है, उसकी कॉपी ये है। यहाँ ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप इस काम के लिए जाएँ तो प्लीज़ अपने पुराने पासपोर्ट साथ लेते जाइए। बेशक वो 4 हैं 5 पुराने पासपोर्ट हैं, तमाम पासपोर्ट साथ लेके जाइए। मेरे साथी एक्सपीरियंस में बात गुजरी है कि वो आपसे पुराने जितने भी पासपोर्ट्स हैं उनकी कॉपीज़ मांगते हैं, वो स्कैन करते हैं उसी टाइम। तो वहाँ जाकर अगर कोई चीज़ आपकी मिसिंग हो जाती है तो ये बड़ा हेक्टिक होता है। एनीवेज, सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड है। इसका सलूशन क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। पहले प्रॉब्लम उसकी रीज़न्स जो हैं, मोस्ट प्रॉबेबली जो रीज़न हो सकती हैं वो काइंडली नोट कर लीजिए। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप के पास रेजिडेंस परमिट नहीं है और आप टैक्स पे नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। मोस्टली लोग वहाँ राह चलते किसी बाज़ार में अपने होटल के पास किसी बैंक में जाके, वो भी फॉरनर से थोड़ा सा इम्प्रेस होके उनको अकाउंट खोल देते हैं, जो कि एक्चुअली एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए चाइना में एक ऑफिशियल लेटर रिक्वायर्ड है। वो लेटर उसी बंदे को इशू होता है जिसकी वहाँ कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है और जो प्रॉपर टैक्स पे कर रहा होता है। तो जो ये राह चलते वाले अकाउंट्स होते हैं, बेसिकली चाइना गवर्नमेंट उनको डिस्करेज करना चाहती है, क्योंकि ये मोस्टली ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये मामला जो है इन डॉक्यूमेंट्स आ जाए। ओके, उसके बाद थर्ड पॉसिबल रीज़न इस प्रॉब्लम की अकाउंट फ्रीज की, वो क्या हो सकती है कि आपने जो अमाउंट किसी ऐसे अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाई है अपने अकाउंट में जिस अकाउंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन लगी हुई है। चाइना में इस वक्त बहुत से अकाउंट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशंस लगी हुई हैं, स्पेशली जिन पे उनको डाउट है कि वो हांगकांग से, दुबई से जो इलीगल मनी है वो चाइना में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो जुए के पैसे हैं या डिफरेंट दूसरे सोर्सेज से जो उनके पास अमाउंट्स आई हैं उनको वो चाइना में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए वो इन अकाउंट्स को यूज़ करते हैं और वो अकाउंट्स अंडर ऑब्जर्वेशन है। जब ऐसे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो फौरी तौर पे आपका अकाउंट हैंग हो जाता है, सीज हो जाता है और आप ट्रांजैक्शन करने से कासिर होते हैं। आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि बीच में बैलेंस कितना है, स्टेटमेंट देख सकते हैं, लेकिन आप पैसे निकलवा नहीं सकते। इंटरेस्टिंगली, अगर कोई पेमेंट आती है तो जमा हो जाती है, एग्जिट नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट पॉसिबल रीज़न देखते हैं कि आपने किसी ऐसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। मतलब दोनों तरीक़ों से, इधर वो आपको पैसे भेज रहे हैं या आपने उनको पैसे भेजे हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन अकाउंट है, तो आपका अकाउंट सीज हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद ही नेक्स्ट पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती है कि आपने बहुत हेल्दी ट्रांजैक्शन कर दी। आपका पर्सनल अकाउंट था लेकिन आपने उस पर शिवान युआन यानी कि 1 लाख RMB से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन की है, तो ये भी एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन की मद में आता है। उसको वो फौरी तौर पे चेकिंग के लिए ब्लॉक लगा देते हैं। उस पर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर 1 लाख RMB से ज़्यादा आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं किस चीज़ की पेमेंट कितनी ज़्यादा आपको आई है या आपने की है पेमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबल रीज़न क्या है कि आपने एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन विद इन 1 मंथ की। थोड़ा स्ट्रेंज लगता है लेकिन ये भी एक रूल है कि अगर किसी एक अकाउंट के अंदर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को, 50,000 RMB अभी भेजें, शाम को 75,000 RMB भेज दी, अगले दिन 1 लाख RMB भेज दिया, तो ये भी चीज़ एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन की मद में आती है और इसको वो होल्ड कर लेते हैं।
ऑलराइट जी, अब हम आ रहे हैं पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ कि हम क्या ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जिससे हमारे अकाउंट ब्लॉकेज के चांसेस कम से कम हो जाएं। सबसे पहली चीज़ और ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से पेमेंट ट्रांजेक्शन करनी है, मंगवाने हैं पैसे इनवर्स या आउटवर्ड्स। दोनों सूरतों में आपने कोशिश करनी है कि रजिस्टर्ड पर्सन हो, रजिस्टर्ड अकाउंट हो जो टैक्स पेयर हो। मोस्टली जो फैक्ट्रियों के अकाउंट्स होते हैं या फैक्ट्री के जो रिगार्डिंग बंदे होते हैं उनके जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो भी टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं। अगर उससे ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम के चांसेस कम हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि आप एक ऐसा तरीक़ाकार अपना लीजिए कि जब भी आपने पेमेंट करनी है या रिसीव करनी है तो अपने सेंडर या रिसीवर से पूछ लीजिए कि यार आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है, उसमें कोई इशू तो नहीं, कहीं किसी जगह पे कोई ब्लॉक तो नहीं लगा हुआ, कोई ऐसा एरर तो नहीं जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाए। मोस्टली लोगों को पता होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, उनकी इन्फॉर्मेशन में होती है कि हमें ऑब्जर्वेशन लगी है। ओके जी, नेक्स्ट बात यह है कि आपने अवॉइड करनी है कि बड़ी ट्रांजैक्शंस ना हो पर्सनल अकाउंट में। लेकिन पर्सनल अकाउंट का बुनियादी मकसद ये है कि आप चाइना विजिट पे गए हैं और आपने कुछ खाना खाया है, उसके पैसे पे करने हैं, टैक्सी के पैसे पे करने हैं, या कोई होटल आपने ले लिया एक आध रात के लिए, उसकी पेमेंट करनी है, तो ये अकाउंट आपको उसके सिलसिला में इजाज़त मिली है यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि आपने 2 लाख RMB की पेमेंट एक जगह पे करनी है और 1.5 लाख RMB की एक जगह पे करनी है, तो ये बेसिकली आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। अगर ऐसी ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो वो परमानेंटली भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला जो हम लोग पॉसिबल सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि अपनी पेमेंट को स्प्लिट कर लीजिए। पेमेंट छोटी 25,000 RMB से कम की पेमेंट को यूज़ करें। 10,000, 7,000, 6,000 की जो पेमेंट्स हैं उसको अपने अकाउंट से आप कर लें, लेकिन 25,000 से बड़ी, 50,000 से बड़ी RMB की अमाउंट्स को आप ट्रांसफ़र मत कीजिए। एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो टाइमिंग के हवाले से थी, इंटरनेट बैंकिंग जब यूज़ करें ख़ास तौर पे तो कोशिश करें कि चाइना टाइम को बिल्कुल खाते रखें। चाइना वर्किंग आवर्स के अंदर ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करें जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ताकि एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन का आपके ऊपर चेक ना लगे। एक पॉसिबल सलूशन इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो ये है कि आप कुछ अर्सा के लिए, जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाते, किसी भी फॉरेनर के अकाउंट से पैसे मत ट्रांसफ़र करवाइए। फॉर एग्जांपल किसी पाकिस्तानी दोस्त का अकाउंट है तो उससे पैसे मत ट्रांसफ़र करवाइए, क्योंकि मोस्टली जो फॉरेनर्स के अकाउंट्स हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। आपको पता नहीं होता कि अकाउंट अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, आपके लिए भी और आपके दोस्त के लिए भी। प्रॉब्लम इस इन द सेंस कि आपका अकाउंट सीज हो गया, आप पाकिस्तान बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मसला है कि आप जब तक चाइना जाएंगे नहीं आप उसको ओपन नहीं करा सकते। और चाइना में से प्रॉब्लम ये है कि फ़्लाइट्स अभी तक ऑफ है। मोस्ट प्रॉबली अगले साल में 2021 में शायद ये अपनी फ़्लाइट्स ओपन करेंगे फॉरेनर्स के लिए, जो प्रॉपरली बट उनको टाइम नहीं बताएगा कि एक्चुअल क्या होता है। तो तब तक हमारे लिए बड़ा मसला है कि इसको हम किसी तरीके से भी अगर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। या हमें बात ये अर्ज़ करता चलें कि जो अब हो गया वो तो हो गया। आइंदा के लिए कोशिश करें कि जिन दोस्तों का चाइना में प्रॉपर काम है वो कोशिश करें कि इस चाइनीज़ सिम को इंटरनेशनल रोमिंग के साथ ऑन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 45 RMB मुझे एक महीने के पे करना पड़ते हैं, लेकिन इसमें सहूलत ये है कि मेरा जो मोबाइल है वो हर वक्त ऑन रहता है। तो किसी भी सूरत में बैंक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करके आप उनको डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भेज के अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस के पुलिस ने उसको ब्लॉक ना किया। पहले स्टेप में बैंक उसको होल्ड करता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी है आपसे डॉक्यूमेंट्स कॉल किए जाते हैं। दूसरे स्टेप में अगर आप बाज नहीं आते तो फिर पुलिस उसको होल्ड कर लेती है। जब पुलिस होल्ड करेगी तो फिर आपके लिए बड़ा मसला है, फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको पुलिस के पास पेश होना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो मौजूदा जो करंट पोजीशन है इस वक्त तक दोस्त जो जिनके वहाँ चाइना में अकाउंट्स हैं वो परेशान हैं, उनके लिए एक मैंने छोटी सी वीडियो तैयार की थी। उम्मीद रखता हूँ कि मेरी कुछ बातों से आप लोग का कुछ फ़ायदा हो गया होगा। और
جن دوستوں کے اکاؤنٹس ابھی چل رہے ہیں انہوں نے کچھ باتیں سیکھنی ہوں گی کہ کس طریقے سے آپ نے فردر سیف رکھیں. میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو باقی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئرنگ سے کسی کا فائدہ ہو جائے. اگر آپ کے دل میں چائنا کے حوالے سے، چائنیز کلچر کے حوالے سے، چائنیز لینگویج لرننگ کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو آپ کس طریقے سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسی طریقے سے ایک اپنی ویڈیو بنا کے بھیجیے تاکہ میں اس کا پراپر آپ کو آنسر کر سکوں. آپ کمنٹس میں مجھ سے میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی لے سکتے ہیں تاکہ جو آپ ویڈیو بنائیں وہ شیئر کیجیے اور میں اس کو رسپونڈ کروں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. See you guys very soon. Allah Hafiz. Bye bye. 再见. How do you feel about this video? We would love to hear from you. You may write comments, like the video, and share with others to appreciate us. We'll upload new video on a new topic soon. Before leaving, please subscribe our channel to promote us. Thanks, goodbye.